स्वागत है आप लोगों का लेट्स ग्रो हिंदी के चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग रिच डैड एंड पुअर डैड की ऑडियो बुक का सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस सीरीज़ के आगे की पार्ट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में वो कहते हैं कि मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल की अंडर ग्रेजुएट की काम को सिर्फ 2 साल में ही कर लिया था। इसके बाद वो आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए। ये सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8th क्लास से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सक्सेसफुल थे। दोनों ने ही ज़िंदगी भर मेहनत की थी। दोनों ही काफ़ी पैसे कमाए थे, पर उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसों के लिए परेशान होता रहा और दूसरा हवाई के सबसे अमीर लोगों में एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और जो ज़रूरतमंदों को करोड़ों की दौलत मिली और दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, पर उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी। दोनों ही एजुकेशन पे बहुत ज़ोर देते थे, पर उनके द्वारा बताया गया सब्जेक्ट अलग अलग थे। अगर मेरे पास एक ही डैडी होते तो या तो मैं उनकी सलाह मान लेता या फिर उनसे ठुकरा देता, पर क्योंकि सलाह देने वाले दो थे तो मेरे पास दो दो विचार होते थे, एक अमीर और दूसरे गरीब आदमी का। किसी भी एक सलाह को मान लेना या ना मानने के बजाय मैं उनकी सलाह पे काफ़ी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और खुद के लिए फैसला लिया करता था। समस्या ये थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और दोनों ही दौलत और अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, पर पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिया एक जैसा नहीं था। एग्जाम्पल के लिए, एक डैडी कहते हैं कि पैसे का मोह ही सभी परेशानियों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहते थे कि पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तब मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग बातों से काफ़ी दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी ये थी कि दोनों के एक जैसी बातें नहीं कहा करते थे। उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था, खासकर पैसों के मामले में। मैं काफ़ी लंबे समय तक ये सोचा करता था कि उनमें से किसने क्या कहा और क्यों कहा और उसका क्या नतीजा क्या होगा, और मेरे बहुत समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। से बार बार इसी तरह के सवाल पूछा करता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछा करता था। काश मैं ये बोल सकता कि वे बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, या ये कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता कि बुढ़े को तो ये नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। अब क्योंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसीलिए मुझे कुछ वक्त के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ता था। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई। अगर मैं एक ही तरह सोच पाता तो ये मेरे लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होता। पैसों का सब्जेक्ट स्कूल में नहीं बल्कि घर में पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और अमीर होते हैं और गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं, और मिडिल क्लास कर्ज में दबा रहता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वो सिर्फ इतना ही कह सकता है कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि वो बच्चा अच्छे नंबरों से पास भी हो जाए, फिर भी पैसों के मामले में उसकी सोच और मानसिकता गरीबों जैसी ही रहेगी। ये सब उसने तब सीखा था जब वो छोटा बच्चा था। पैसों का टॉपिक स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में एकेडमिक्स और प्रोफेशनल स्किल्स पर जोर दिया जाता है, ना कि पैसों से जुड़ी स्किल्स पर। इनसे ये साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स और डॉक्टर्स और अकाउंटेंट के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे ज़िंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो बेहद कर्ज पड़ा हुआ है, वो भी उन बेहद पढ़े लिखे नेताओं और सरकारी कर्मचारियों की वजह से है जो इकोनॉमिक्स पॉलिसी बनाते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो पैसों के बारे में बहुत कम जानते हैं।
मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें फाइनेंशियल और मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होगी। पैसों से जुड़ी हेल्प के लिए या तो वे अपने परिवारों पर या फिर गवर्नमेंट पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास का पैसा ख़त्म हो जाएगा? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसों की शिक्षा सिर्फ माता पिता पर सौंप दी जाएगी? इनमें से ज़्यादातर गरीब हैं और गरीब होंगे। क्योंकि मेरे पास 2 प्रभावशाली डैडी थे, इसीलिए मैंने दोनों से सीखा कि मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। सोचते सोचते मैंने ये भी जान लिया कि किसी इंसान के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना प्रभाव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक डैडी को ये कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वो कहते थे कि मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला सेंटेंस नेगेटिव है जबकि दूसरा सवाल उठाने वाला है। पहले में बात ख़त्म हो जाती है और दूसरा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये कैसे होगा। मेरे जल्दी अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तब हमारा दिमाग काम करना बंद करने लगता है, और जब हम ये कहते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारे दिमाग काम करने लगता है। उनका मतलब ये नहीं था कि जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लें। वे बस दीवानगी की हद तक अपने दिमाग का कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ ताकतवर होता जाता है क्योंकि मैं रोज़ उसकी कसरत करता हूँ। ये जितना तेज होता है, इसकी मदद से मैं रोज़ उतना ही पैसा कमाता हूँ। उनका मानना था कि ये कहना कि मैं इसे नहीं खरीद सकता दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी कड़ी मेहनत करते थे, पर मैंने देखा कि पैसों के मामले में एक डैडी अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग की लगातार कसरत करवाते रहते थे, और इसकी लॉन्ग टर्म नतीजा ये हुआ कि एक डैडी फाइनेंशियली स्ट्रांग होते गए और दूसरे लगातार वीक। इससे इस तरह से समझें कि एक इंसान फिट रहने के लिए रोज़ जिम जाता था और दूसरा सोफे पर बैठकर बस टीवी देखता रहता है। शरीर की एक्सरसाइज से आप अच्छा स्वास्थ्य ले सकते हैं और दिमाग की एक्सरसाइज से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस से सेहत और पैसों दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों की मेंटालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पुअर डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, जबकि अमीर डैडी कहते थे कि टैक्स उन लोगों को सज़ा देता है जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं। पुअर डैडी सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, जबकि अमीर डैडी की सीख ये थी कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। पुअर डैडी कहते थे मैं इसीलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम बच्चों को पालना पड़ता है। अमीर डैडी कहते थे कि मुझे इसलिए अमीर होना है क्योंकि मुझे तुम बच्चों को अच्छे से पालना है। अमीर डैडी डिनर के टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा इंकरेज करते थे, पर पुअर डैडी का कहना था कि खाने के वक्त पैसों की बात करने के लिए सही वक्त नहीं है। वे हमेशा पैसों की बात करने से मना करते थे। पुअर डैडी का कहना था कि जहाँ पैसों का सवाल हो वहाँ सुरक्षित कदम रखना चाहिए, रिस्क मत उठाओ, जबकि अमीर डैडी का कहना था रिस्क का सामना करना सीखो। एक का मानना था कि हमारे घर ही हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और हमारा सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। दूसरे का मानना था कि मेरा घर मेरी जिम्मेदारी है, और अगर आपका घर आपकी नज़रों में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय से चुकाते थे, पर एक सबसे पहले चुकाते थे और दूसरे सबसे आखिर में। एक डैडी का ये मानना था कि गवर्नमेंट और कंपनी को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा सैलरी में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट प्लान्स, मेडिकल बेनिफिट्स, बीमारी की छुट्टी के दिन और बाकी फैसिलिटीज़ के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने 2 चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो आर्मी चले गए थे और 20 साल के
एक्टिव जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल बेनिफिट्स के विचार को पसंद करते थे और आर्मी द्वारा रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को दी जा रही फैसिलिटीज़ की तारीफ भी करते थे। यूनिवर्सिटी का डनॉर सिस्टम भी काफ़ी पसंद था। कई बार जॉब से मिल रही सुरक्षा और जॉब के फ़ायदे जॉब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वे अक्सर ये कहते थे कि मैंने गवर्नमेंट के लिए बहुत मेहनत से काम किया था, इसके लिए बदले में मुझे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस पे विश्वास रखते थे। वे कन्वीनियंस मानसिकता के खिलाफ थे। वे मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को फाइनेंशियली कमज़ोर और ज़रूरतमंद बनाती है। उनका मानना था कि आदमी को फाइनेंशियल रूप से काबिल होना चाहिए। एक डैडी $1 बचाने के लिए परेशान रहे, दूसरे डैडी एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे। एक डैडी ने मुझे बताया कि एक अच्छा सा जॉब तलाशने के लिए अच्छे से बायोडाटा कैसे लिखा जाए, जबकि दूसरे डैडी ने बताया कि एक बड़ा बिजनेस डेवलप करने के लिए अच्छे बिजनेस प्लान्स कैसे लिखें जिससे मैं किसी दूसरे को जॉब दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने से मुझे ये एनालाइज करने का मौका मिला कि कैसे इनके विचार का प्रभाव इन पर पड़ रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं।